नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। वो सुबह कब आएगी, इंतजार इसी बात का है। जब सूरज सुबह होने का वादा करता है तो वो इसको पूरा भी करता है। वो सबके लिए समान रूप से सुबह लाता भी है, लेकिन जनता की उम्मीदों का सूरज यानी सरकार वो सुबह लाने में फिलहाल सफल नजर नहीं आ रही। हालांकि वादा वो करती रही है। सूरज रूपी सरकार की किरणें पड़ी भी हैं तो वो समदर्शी नहीं हुई है। इसलिए आज भी हर बात का दंश गरीबों को भुगतना पड़ता है। सरकार के वायदों का क्या मतलब है जब उनके पास संसाधनों की भारी कमी है, डॉक्टर्स और नर्सों के पद खाली हैं, चमकी बुखार को लेकर हेल्थ का सही रोड मैप नहीं है, उम्मीदों पर जिंदगी टिकी है। सरकार से उम्मीदें हैं, हमेशा रहेंगी। क्या सरकार हमें कभी मुकम्मल सुबह का मुकम्मल भरोसा देगी? चौथे दिन भी विधानसभा में हंगामा हुआ है। विपक्ष ने आम को लेकर यह हंगामा किया। आम के लिए कहा है कि हाय लगेगी। बहरहाल हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे बहुप्रतीक्षित उम्मीदों से भरी सुबह आएगी तो कैसे आएगी। पहले कुछ खबरें देखते हैं। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को अपना हलफनामा दाखिल किया, यानी जवाब दिया। इसमें राज्य सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों सहित अन्य स्थिति की जो जानकारी दी वो चिंताजनक और चौंकाने वाली है। हलफनामे में बताया गया है माफी चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों में कुल स्वीकृत डॉक्टरों के 12,206 पद में से 5,205 डॉक्टर ही सेवा में हैं, यानी डॉक्टरों के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसी तरह नर्सों के कुल 19,155 पदों में से सिर्फ 5,634 नर्सें सेवा दे रही हैं, यानी करीब 80% पद खाली है। वहीं लैब में 62% और फार्मासिस्ट के 48% पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से 24 जून को जवाब मांगा था। इसी के जवाब में राज्य सरकार ने यह हलफनामा दायर किया है। इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि सरकार ने एईएस को चुनौती के रूप में लिया है। उच्च न्यायालय ने कल जिस तरह से बिहार सरकार ने हलफनामा देकर इस बात को स्वीकारा है कि बिहार के आधे से अधिक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, यही आरोप विपक्ष का है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो चुकी है और अब 15 साल से चीफ मिनिस्टर है। सदन में कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है और ये कहीं न कहीं सदन को गुमराह किया है। बिहार विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। सदन के शुरू होते ही विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे और राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष ने हंगामा नहीं छोड़ा। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामे का सिलसिला जारी रहा। विधान परिषद में भी हंगामे का दौर जारी रहा। सदन के बाहर राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे और प्रेमचंद्र मिश्र समेत कई सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता रहा। साथ ही कृषि विभाग की तरफ से विधायकों को आम बांटे जाने को लेकर भी राबड़ी देवी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चे मर रहे हैं और बीजेपी जेडीयू के विधायक आम खा रहे हैं। आरजेडी विधायकों ने आम लेने से इनकार कर दिया। विधायकों ने कहा कि आम खाने वालों को गरीबों की हाय लगेगी। जो भी हो रहा अफवाह हो रहा है, अफवाह के सुप्रीम कोर्ट देखा ना, सुप्रीम कोर्ट जब डांट लगाया, फटकार लगाया, तब शर्म आया सरकार को। अब भारत सरकार को भी शर्म आया, राज्य सरकार को शर्म आया, मंगल पांडे को शर्म आया। मंगल पांडे का तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए उनको। आरजेडी, कांग्रेस, जो भी हमें महागठबंधन सब कुछ तो मांग कर रहा है
इस्तीफा करे मंगल पांडे, क्यों नहीं कर रहा? भाजपा वाला खाएगा, जदयू वाला आम खाएगा, गरीब आदमी मर रहा है, इनका आम सुविधा है, सरकार को शर्म आना चाहिए, भारत सरकार को, राज्य सरकार। तो विपक्ष के तेवर कड़े हैं। विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे से कम में वो मानने को तैयार नहीं है। स्पीकर ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी, कार्य स्थगन को 40 साल के बाद स्वीकृत हुआ। हम लोगों को लगा कि सरकार को इसमें गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन सरकार न इंदिरा आवास का जवाब देने लगा। कोई 200 बच्चे की जो मौत हुई है वहाँ मुजफ्फरपुर में, अन्य जिले में, इस पर कोई सरकार का जवाब नहीं आया, लीपापोती जवाब आया। हम लोग कड़े रूप से विरोध करते हैं। यह मांग माना आप लोगों का, कार्य स्थगन स्वीकार किया, तब फिर भी इस्तीफा को लेकर हंगामा। हम विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के प्रति कृतज्ञ हैं। कार्य स्थगन को स्वीकार किया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। सरकार का इसमें कहीं रोल नहीं है। सरकार तो लचर पचर जवाब दिया और उससे कुछ जवाब से संतुष्ट बिहार की जनता, हम लोग भी नहीं है और बिहार की जनता भी नहीं है। चाहते क्या है? संतुष्ट नहीं का मतलब क्या है? चाहते क्या? बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और चमकी रोग से 200 से ज्यादा बच्चे की मौत हो गई है और उसको रोकथाम के लिए सरकार का कहीं कोई उपाय नहीं है। होके की चाहिए जब 200 लड़कन के मौत हो गए रोग के, चमकी रोग के चलते, ऐसे मंगल पांडे जी के इस्तीफा होके की चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी के भी ये पर देखे के चाहिए कि इस्तीफा कर के चाहिए। लाइन ऑर्डर भी खराब बा, ऐसे हमने के सब विधायक के आज एथिबा हमने के इस्तीफा के मांग करो जा। एक और रिपोर्ट जिसको लेकर आज हंगामे की तात्कालिक वजह वो बना, वो भी देख लेते हैं। कृषि विभाग के द्वारा सभी विधायकों को विधानसभा में आम बांटा गया, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हमारे सहयोगी रंजन मंगलम ने इसका जायजा लिया और अधिकारी से बातचीत की। चमकी बुखार से 100 बच्चों की मौत हुई है, तो दूसरी तरफ विधानसभा में आम बांटा जा रहा है कृषि विभाग के द्वारा। आप देख सकते हैं। मैं बताइए, ये आम कहाँ से आया? विधानसभा के दिखाते हैं कहाँ से? अब आप बताइए, किनके द्वारा बांटा गया है? उद्यान निदेशालय द्वारा बांटा जा रहा है। कृषि विभाग का द्वारा? कृषि विभाग का द्वारा है। हाँ, कृषि विभाग, बता दें, कृषि विभाग कृषि विभाग के द्वारा है। क्यों बांटा जा रहा है? तो हमारे पदाधिकारी से पूछिए। अच्छा, तो सभी विधायकों को दिया जाएगा? आप किनके साथ है? किस विधायक के साथ है? घटा हुआ हमारा रिसीव करवाना है। अच्छा, घटा हुआ है। तो आज क्या बजट का बहस है क्या इस कृषि विभाग पर? आइए ना, हमारे पदाधिकारी में बात कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। लगातार विधानसभा चल नहीं रहा है। सरकार जवाब दे कि किस तरीके से 100 बच्चों से अधिक लोगों की मौत हुई है, इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेवारी तय हो। तो दूसरी तरफ कृषि विभाग के द्वारा तमाम विधायकों के बीच आज आम बांटा जा रहा है। निश्चित रूप से न केवल हास्यास्पद है, ये विचारणीय है कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था है, आखिर सरकार इस मामले को कितना गंभीरता से ले रही है या नहीं ले रही है, ये समझने की चीज है। सहयोगी विक्रम के साथ समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। कृषि विभाग की तरफ से विधायकों और मंत्रियों को आम बांटे जाने पर बीजेपी नेता संजय मयूख से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार चमकी बुखार को लेकर बेहद गंभीर है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सरकार अपने बच्चों को बचाने के लिए जितनी व्यवस्था हो सकती है, जितने डॉक्टर की व्यवस्था हो सकती है, जितने एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकती है, उन सारी चीजों के साथ सरकार ग्राउंड पे तत्पर है। समझने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा और फिर चमकी बुखार का इम्पैक्ट और राज्य की मानसिक दशा। हमारे साथ इस वक्त पटना स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं। जीवेश कुमार जी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर रंजीत कुमार, आप महासचिव हैं भाषा के, आपका बहुत स्वागत है। दानिश रिजवान, आप हम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद जीवेश जी, क्या लगता है हम कितने कदम आगे ले जा पाए बिहार को जहां तक सेहत का सवाल है? हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से जो सही तथ्य है उनको सरकार ने रखने का काम किया है।
और आपके चैनल पर पीछे भी जब मैं इस संबंध में डिबेट में आया था, ये दूसरी बार इससे संबंधित डिबेट में मैं हिस्सा ले रहा हूं, और मुझे लगता है आप कई बार इससे संबंधित डिबेट करा चुके हैं और भी साथी हमारे दल के यहां आए होंगे और डिबेट में भाग लिए होंगे और विषय को विस्तार पूर्वक रखने का काम उन्होंने किया है। हम समझते हैं कि सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग में जो नर्स का, लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट की कमी है, इस बात को आज से नहीं, पिछली बार भी मैं जब आया था तो मैंने रखने का काम किया था कि पूरे देश में आज 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, अपने बिहार में 28,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। और संजय जी, ये व्यवस्था कोई एक दिन में नहीं खड़ी हो गई है। इसको लेकर के प्रतिपक्ष के लोग सवाल करें तो इक्वल शागिर्द वो भी हैं इस काम के लिए। एक डॉक्टर को बनाने में 10 से 15 साल लगता है और ये पहली सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, जिसने राज्य में डॉक्टर की संख्या कैसे बढ़े, वर्कर्स की संख्या कैसे बढ़े, इसकी चिंता करते हुए नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, एएनएम जीएनएम कॉलेज खोलने का काम किया है। और जब तक पढ़ के लोग आएंगे नहीं तब तक उसकी बहाली नहीं होगी। जो सीट वैकेंट है वो है। अब जब हम बहाली करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ किए हुए हैं, अभी कुछ नर्सों की बहाली की गई है, उसकी प्रक्रिया को सरकार और सरल बना रही है। पहले बीपीएससी के माध्यम से डॉक्टर की बहाली हो रही थी, 300-400 डॉक्टर की बहाली में 3-4 साल 5 साल का समय लगा देते थे। उनके यहाँ वर्कलोड ज्यादा है, उसको भी सहज किया गया है कि सीधे तौर पर हम डॉक्टर को किस तरह से बहाल कर सकते हैं। तो सरकार पूरी तत्परता के साथ इसमें लगी हुई है। अब पुराने लोगों ने जो बिहार का हाल किया है, संजय जी थोड़ा वक्त दीजिए, हम बिहार को ठीक भी करेंगे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, एक दिन आप ही चलाए थे कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में, मैं था, हम उस दिन भी कहकर गए थे कि आईसीयू, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू से हम लोग निकाल चुके हैं और निकालने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं। और जो व्यवस्था है उसको कायम करने की दिशा में सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। ठीक, जानी जी, पॉलिटिकल जवाब मैं आपसे लूंगा। मैं जैसा, और विपक्ष जो है, जो अड़ा हुआ है, आपका चैनल पर मैं देख रहा था, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, तो उनको तो पहले नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा लेना चाहिए। इतना संवेदनशील मामला है और नेता प्रतिपक्ष का एक बयान नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष मुजफ्फरपुर जाना उचित नहीं समझे, हॉस्पिटल जाना तो छोड़ दीजिए, पीड़ित परिवार के 1-2 लोगों के घर जाना भी उचित नहीं समझा। ठीक सर। इसलिए विपक्ष के लोगों को राजनीति के सिवा, बच्चों के लाश के ऊपर राजनीति करने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक, दिनेश जी, मैं रोक लाऊं, रुक जाइएगा। वो सदन में इनकी संख्या देखकर आपको पता चल जाएगा। कटौती प्रस्ताव लाने वाले जो विधायक होते हैं वो सदन में बैठकर सरकार का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। कटौती प्रस्ताव, मैं समझ गया सर, अब बहुत सारे इश्यूज है, उसको हम घालमेल नहीं करेंगे, जरा समझ लेते हैं सेहत को पहले। पर आके गंभीर इस्तीफा पर जब हम बात करेंगे तो आपका भी जवाब लेंगे हम, और विपक्ष से भी पूछेंगे। जरा सा, चूंकि गंभीर मामला है और बिहार की सेहत का सवाल है, इसलिए पहले हम डॉक्टर रंजीत आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं। तानिश जी, हम उसके बाद आपके पास आ पाएंगे, प्लीज माफ कीजिएगा। आपसे राजनीति का सवाल जवाब हम लेंगे, विपक्ष का क्या कहना है। नहीं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, बड़े तोहमत लगाए हैं। नहीं, मैं सारा जवाब आपसे लूंगा। तो मेरी जवाबदेही जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आपसे लूंगा, आप एकदम, आपसे सारा जवाब लूंगा। जिन फर्जी डाटा का इन्होंने जिक्र किया, इनकी पोल खोलनी भी जरूरी है। नहीं, ठीक है, आप खोल लीजिएगा ना, आपके पास बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। मैं केवल डॉक्टर रंजीत से थोड़ा सा समझ लेता हूं मेडिकल साइंस को, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। बिहार में समस्याएं सरकारी पदों को लेकर काफी है, कम से कम डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट और तमाम ऐसे टेक्नीशियंस के जो पद हैं भारी मात्रा में खाली पड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रंजीत, दरअसल सरकार अपनी एक नीति बनाती है जिसमें स्वास्थ्य को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आपका एक लंबा अनुभव है, क्या लगता है कि बिहार में कुल कितने डॉक्टर होंगे, पहले तो हमको ये बताइए। और जब मेरी जानकारी के मुताबिक शायद 30,000 के आसपास डॉक्टर बिहार में है। सबसे पहले मैं संवेदना प्रकट करना चाहूंगा जी, मुजफ्फरपुर या अन्य जगहों पर जो बच्चे जो काल के गाल में समा गए। दूसरी जहां तक है डॉक्टरों की कमी,
जी। तो पूरे मानव संसाधन की जो कमी है, 11,373 जो अभी सैंक्शन पोस्ट है जी। और यह पद जो है 11,373 पद जो स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत हैं, वो आज की नहीं पुरानी जनसंख्या के आधार पर है। और उसके विरुद्ध करीबन 2400-2500 डॉक्टर आज हैं, उसे प्रशासनिक पद पर भी चिकित्सक हैं। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल्स में एनएम आ रही हैं, नर्सेज आ रही हैं, कंपाउंडर आ रहे हैं, ओटी असिस्टेंट आ रहे हैं। ये आज से नहीं, पिछले 15-20 वर्षों से लगातार भाषा के द्वारा, आईएमए के द्वारा इन बातों को उठाया जाता रहा। लेकिन सरकार के विभाग की जो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की, वहां रिक्रूटमेंट पॉलिसी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये दोनों गलत हैं। और इसके कारण स्थिति जो हो रही है कि एक तो लेट एंट्री में जा रहे हैं लोग, और हमारे यहां जो अभी ये स्थिति है कि 50 वर्ष हमारा मेन एवरेज जो है वो 50 ईयर्स है डॉक्टरों का। दूसरे में भी बहाली नहीं हो पा रही है, अगर रखे जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जा रहे हैं। और एनआरएचएम के द्वारा प्रारंभ में ये कहा गया था कि जो वैकेंट है, एग्जिस्टिंग पद हैं वैकेंट, उन पर पहले रिक्रूटमेंट किया जाए, उसके बाद अगर विभाग को चलाने के लिए या एनआरएचएम के अंतर्गत दूसरे जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनको चलाने के लिए जो आवश्यकता है तो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली की जा सकते हैं। तो ये सबों के लिए था। लेकिन बिहार की स्थिति जो बनी, और खास करके बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंदर में जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी इतनी अधिक जो मजबूत है कि वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अगर चाहते भी तो वो हो नहीं पाता है। और 19 जैसा कि एग्जाम्पल पर दो के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, 2014 में एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो यहाँ की विकास आयुक्त कमेटी की, और उसमें था कि पूरे स्वास्थ्य विभाग को एक मॉडल विभाग बनाया जाएगा और उसके अंतर्गत ये सारे प्रमोशन की व्यवस्था थी। और 17 पद ऐसे थे जिन पर सचिवीय पद जो है डॉक्टरों को दिया जाना था। उन पदों की जो ताकत है, जो शक्तियां हैं, वो निदेशालय को समर्पित किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। और आज की यह स्थिति है कि हम अपने विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में बाहर से लोग आते हैं, 2 महीने तक 2 साल 3 साल रह चले जाते हैं, लेकिन हम जो ये मेरा अपना विभाग है और लगता है कि हम अपने विभाग में परदेशी हो गए हैं। और न तो हमारी जो है यहाँ की कोई पॉलिसी निर्धारण में हमारी ट्राई ली जाती है। हालांकि अभी जो है हमारे मुख्य सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, इनके समय में 2008 में यह तय हुआ था कि एक परामर्शदात्री समिति बनेगी और उस परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत जो चिकित्सक भी आएंगे, आईएमए के प्रतिनिधि रहेंगे, भाषा के प्रतिनिधि रहेंगे और विभाग के प्रतिनिधि रहेंगे। और उसमें हम गांव की जो स्थिति है, मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है, पेरीफेरी की स्थिति है, उन पर हम विचार कर पाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम अपनी कोई विचार भी देते हैं तो उसे सुना नहीं जाता है, कोई प्रमोशन डॉक्टरों के अंदर नहीं है। और इसका इंतजार हो रहा है कि डॉक्टर जो हैं वो हैं, बाहर से नहीं आ रहा है, जो हैं उनमें भी वीआरएस के भाव आए हैं, वह भी चाहते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं वो रिटेंशन उसमें नहीं है। और सबों के अंत में यह स्थिति हो जाती है, सुरक्षा का मामला, हमारे चिकित्सक कहीं सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा मधुबनी में महिला चिकित्सक के कपड़े फाड़ दिए गए, मारपीट की गई। उसके बाद आपने अभी देखा होगा सिवान में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के कुछ लोग जो है उनके द्वारा जिस तरीके से डॉक्टर को खदेड़ करके पीटा गया और जानलेवा हमला हुआ। और इसके अतिरिक्त भोजपुर में भी जो है जो रक्षक हैं उनके द्वारा किया गया। तो इस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, सिर्फ हम बंगाल को हम आरोप नहीं कर सकते कि सिर्फ बंगाल में ऐसा हो रहा है। मैं आपको यह स्पष्ट बतला दूं, बिहार के चिकित्सकों में यह भावना है कि यह वहां से ज्यादा स्थिति खराब है बिहार में सुरक्षा को लेकर। ठीक सर, की कोई जो है ड्यूटी, मैंने आपकी बात बहुत तसल्ली से सुनी है और बहुत बढ़िया इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई है। बोर्ड बना करके आप जो है कर लीजिए, डॉक्टर साहब, 1 महीने के अंदर में बहाली हो जाएगी, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जाती। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं वही इसीलिए पहले आपके पास आया, दानिश के पास नहीं गया। काम नहीं होता। नहीं, मैं समझ गया सर। लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए प्रतिनिधि, लेकिन सिर्फ जो है
मैं समझ गया, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। कि सिर्फ जो है यह इतना बड़ा जो कहर बरपा है, उसमें सत्ता पक्ष को भी आना चाहिए था और विपक्ष के जो है हमारे जो है बैठे हुए बगल में हैं या अन्य लोग हैं, उनको भी इसमें सहयोग। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूं। जिवेश जी, मैं फिर एक बार आपके पास ही आना चाहता हूं। अभी यदि दानिश रिजवान ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो शायद हमें लगता है कि राजनीति हो रही है। डॉक्टर रंजीत ने एक एक बातें आपके बगल में बैठकर साफ साफ कही है कि कितनी ढुलमुल नीति है, कितनी बीमार नीति है और क्यों ये हाल है, ये सब आपके सामने उन्होंने सारी बातों को विस्तार से बताया है। बिहार को क्या कहेंगे आप? डॉक्टर रंजीत जी ने जो भी विषय रखा है वो ढुलमुल नीति अब सब क्लियर हो चुकी है। ये पहले की बात कर रहे हैं, अभी बिल्कुल सर ये वर्तमान की ही बात कर रहे थे, पहले की बात नहीं कह रहे हैं। हम लोगों ने बीपीएससी से बाहर निकालकर डॉक्टर की बहाली कैसे करेंगे जी? ये वर्तमान की ही बात कह रहे हैं, अतीत की बात नहीं कह रहे थे। कार्य योजना भी बना चुके हैं और नहीं, आप विषय तो याद रख लें, आप बीच में प्रश्न बता दें तो फिर उस हिसाब से बात करें। नहीं सर, मैं विषय ही रख रहा हूं। इन्होंने वर्तमान को ही बताया है, अतीत को नहीं बताया है। नहीं, इन्होंने तो कुछ पीछे से इन्होंने 15-20 साल का हुलिया बता दिया। आप अगर नोटिस लिए होंगे तो यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था। और जो वर्तमान स्थिति है, मैं कहां उसको डिनाई कर रहा हूं, लेकिन आप एक चीज मानिए संजय जी कि डॉक्टर 15 साल में पढ़कर बनता है, एक दिन में ये स्थिति खड़ी नहीं हुई है। सर वो तो कहते हैं 1 महीने में पद पूरा भर जाएगा। सरकार डॉक्टर की बहाली हो, हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर उपलब्ध हो, हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम जीएनएम हो। आप भी मूल विषय पे नहीं जाते हैं। आपको अगर चर्चा करानी है तो एक दिन चर्चा कराइए कि बिहार में मेडिकल कॉलेज देश के आजादी के बाद क्यों नहीं खुले उचित मात्रा में। दिवेश जी, मैं मूल विषय पर ही हूं। डॉक्टर रंजीत से बड़ा एक्सपर्ट आप नहीं है। इस पर आप पॉलिटिकल पार्टी है, आपका एक व्यू हो सकता है, लेकिन डॉक्टर रंजीत ने जो बातें कही है, आप उनकी बात एक बार फिर सुन लीजिए एक लाइन में, क्या कह रहे हैं वो। नहीं तो आप इन्हीं को सुनिए, फिर हमको ड्रॉप कर दीजिए। नहीं सर, आप इन्हीं को सुनिए। नहीं, हम उनको सिर्फ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट की बात को क्यों बुला दिया? नहीं सर, आपका पॉलिटिकल व्यू है। आपको बुलाना नहीं चाहिए था ना सर, आप बुला क्यों मान रहे हैं? उनको बुलाना चाहिए था जिनका एक्सपर्ट कमेंट आता। नहीं सर, आप सुन तो लीजिए ना कि बुला नहीं मान रहा हूँ। क्लैरिटी क्या है? कमेंट करना बड़ा आसान है। आज बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से बिहार की सरकार डॉक्टर की कमी को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। बाहर बैठकर लोगों को बोलना बड़ा आसान है। जिन लोगों ने 15 साल बिहार पर राज किया वो बतावे कि उन्होंने बिहार की स्थिति को क्या किया है। आपके पास अगर डाटा होगा और डॉक्टर रंजीत साहब के पास अगर डाटा होगा तो 2005 के पहले पीएचसी के ऊपर 39% एवरेज था। आज 10,000 पेशेंट पीएचसी में आ रहे हैं एवरेज, बिना दवा का नहीं आ रहे हैं, बिना डॉक्टर का नहीं आ रहे हैं। कमियां हैं, उसको मैं मानता हूं। चूंकि बिहार में जितनी मात्रा में डॉक्टर पैदा बिहार को करना चाहिए था, जितना डॉक्टर बनाना चाहिए था, हम नहीं बनाए। हम उतने जीएनएम कॉलेज नहीं खोले, हम उतने एएनएम कॉलेज नहीं खोले। ये पॉलिटिकल व्यू विजन नहीं है, ये काम करने की बात है। और हम चाहते हैं कि सरकार उस दिशा में अग्रसर हो। पहले डॉक्टर बना तो लो, तब उसको बहाल करोगे ना। पहले एएनएम जीएनएम बना तो लो, तब उसको बहाल करोगे। ठीक सर, पहले लैब ठीक, मैं समझ गया सर, तो कर लो, ठीक सर, तब उसको बहाल करोगे ना। ठीक, मेरा ये कहना है। ठीक, आप एक लाइन बोल लीजिए, क्या आप कहना चाह रहे थे जी? 15-20 वर्षों की बात जो है, मैं शुरू से चला हूं, 1 मिनट में सुन लिया जाए जी। बिहार में आज की जो स्थिति है, 2400-2500 डॉक्टर जो हमने कहा कि है स्वास्थ्य सेवा में, 5600 डॉक्टर हैं स्वास्थ्य सेवा में। मैं नियमित डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, मैं उस पर भी मैं कर रहा हूं कि जो 2400-2500 डॉक्टर हैं उसमें से 300-400 डॉक्टर जो है प्रशासनिक सेवा में है, उसमें प्रशासन में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ अस्पताल जो छोटे मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो पेरीफेरी में जिला अस्पताल से लेकर के एडिशनल पीएचसी तक में अगर संख्या जोड़ा जाए तो करीबन 2050 पड़ जाता है। 2000 डॉक्टर और 2000 अस्पताल और 2100 डॉक्टर, ये आज की स्थिति है। ठीक, दानिश, सत्ता पक्ष तो विपक्ष पर ही आरोप लगा रहा है कि आप लोग क्यों ना इस्तीफा दें,
मतलब नेता प्रतिपक्ष क्यों ना इस्तीफा दें? आप मंगल पांडे से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं और जीवेश जी ने बड़ी गंभीरता से अपनी बातों को रखा है, लेकिन डाटा का हेरफेर जिस तरीके से सदन के पटल पे मंगल पांडे जी ने किया, वैसे ही हेरफेर जीवेश जी कर रहे हैं। 2004 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने और तत्कालीन अटल जी की सरकार को कहा था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, तो उस वक्त बिहार केंद्र में जो रेल मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अटल जी से कहा था कि रिपोर्ट मांगिए कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और चीजें कैसी है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिपोर्ट दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और तत्कालीन अटल जी की सरकार को, उस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में हेल्थ स्टाफ 73% पद पे भरे हुए थे, नर्सिंग स्टाफ 69% मतलब उन पदों पर भरे हुए थे, डॉक्टर्स 65% थे। और 2019 में जो कल हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में बिहार की सरकार ने दिया है, वो कहती है कि हेल्थ स्टाफ की 50% कमी है, नर्सिंग स्टाफ के 71% पद खाली हैं और डॉक्टर्स के 47% पद खाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जी बिल्कुल। तो इस डाटा से यह स्पष्ट है कि 2004 में जो अटल जी की सरकार ने जिन ऑब्जेक्शंस को लगा के बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया था, या वो हलफनामा झूठा था या नीतीश जी ने जो डाटा अभी दिया है वो झूठा है। एक बात रही। दूसरी बात है कि आज मैं सदन की कार्यवाही को देख रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब बच्चों के जान प्राण की रक्षा पर डिबेट होना चाहिए था, उन मामलों पर बातचीत होना चाहिए था, तो खून चूसने वाली ये सरकार अपने विधायकों को आम भेज रही है चूसने के लिए। कल खून चूस रही थी और आज विधायकों को कहती है वह आम चूस दीजिए। अरे जिस आम को आज आपने बांटा है उसी में कुछ पैसा और डिस्ट्रीब्यूट करके अगर बच्चों को खाना मुहैया करा दिया होता तो उन बेजुबान बच्चों की मौत नहीं होती। आप हत्यारी सरकार चला रहे हैं और आप खोखली दलीलें दे रही कि 15 साल पहले 14 साल में एक जन्म लिया हुआ बच्चा प्लस 10th पास आउट हो जाता है। सर आप 14 साल से सरकार चला रहे हैं और आप तोहमत लगा रहे हैं कि नोहरियो जी के रीजन में क्या हुआ, यह शर्मनाक है और ऐसे बयान के लिए आपको सत्तारूढ़ दल के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। जीवेश जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए मैं आपकी बातों के सहमत हूं। अगर आपको लगता है कि तेजस्वी जी को इस्तीफा देकर के सरकार की कमान संभाल लेनी चाहिए, आप निकम्मे हैं, आप बच्चों को मरने से नहीं रोक सकते हैं, आपके हेल्थ मिनिस्टर निकम्मे हैं, आप इस्तीफा दीजिए। हम नेता प्रतिपक्ष को इस्तीफा दिला करके सरकार दिलाते हैं और हम बताएंगे कि बच्चों की मौत से कैसा रोका जाता है। जीवेश जी अभी गला चीख फाड़ के कह रहे थे केंद्र की सरकार। मुझे याद है कि 2014 में जब बच्चों की मौत हुई थी और जीतन राम मांझी उसके तुरंत बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, मैं उनके साथ में था, मुझे अच्छे से पूरा मामला याद है कि उस वक्त हर्षवर्धन जी मुजफ्फरपुर आए थे। उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार में हम रिसर्च सेंटर बनाएंगे, 100 बेडेड आईसीयू बनाएंगे, बच्चों के लिए पीकू वार्ड बनाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर साहब तो चले गए। 11 पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने लिखे। पत्र के आलोक में 2 रिसर्च सेंटर तो बना लेकिन पीकू वार्ड नहीं बना। और शर्मनाक ये लगा कि इस वक्त जब फिर बच्चों की मौत हुई, वही हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी आए और फिर वही 2014 का रटाया बयान फिर से दे दिया, कह दिया कि भाई हम मैं आपको रोक रहा हूं, 40 मिनट देगा, पीकू वार्ड बना देंगे, रिसर्च सेंटर खोलेंगे। तो देखिए मैं समझ गया जी। मैं एक जवाब जीवेश जी देना चाह रहे थे। क्यों नहीं बनाया? बड़ी ईमानदारी से दानिश जी रुक गए तो मैं बता रहा हूं संजय जी, बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। जिनके साथ ही अभी हैं वो भी मुख्यमंत्री थे आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार में। मुझे जरा बता दीजिए कि 11 पत्र केंद्र को लिखने वाले मुख्यमंत्री का कोई एक हेल्थ के क्षेत्र में मजबूत और ठोस कदम अगर दानिश जी गिना दें तो मैं गुलामी लिख दूंगा और मैं चुनौती देता हूं मुझे आपके चैनल पर कि कोई एक इनके द्वारा सुनिए, मुझे बात खत्म करने दीजिए, मुझे बात खत्म करने दीजिए, आपने चुनौती मुझे बात खत्म करने दीजिए, मुझे बात खत्म करने दीजिए। जीतन राम मांझी जी के द्वारा इस बिहार के अंदर हेल्थ क्षेत्र में एक घोषणा केवल घोषणा, कोई ठोस नीति
नहीं, कोई उपयोगिता नहीं, कोई चाल नहीं, और आज आदम के अंदर पलायन करने वाले जितना मार्ग बिहार की जनता ने ठीक सर, का काम किया है। मेरे ख्याल से हम बिहार की सेहत पर चर्चा कर रहे हैं, राजनीति पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लीज लेकिन काम हो गया, ठीक है। मैं तो चुनाव लेकर आता हूँ, घोषणा के दिवेश जी समझ गए आप लोग। बिहार आप लोगों को नहीं समझ पा रहा है, दोनों एक साथ जोर जोर से बोल रहे हैं। मैं आप लोगों की आवाज कम कर रहा हूं, प्लीज रुक जाइएगा, प्लीज रुक जाइएगा, प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि हम सार्थक बहस करने में यकीन रखते हैं। जोर जोर से चिल्लाने से बिहार की सेहत नहीं सुधर जाएगी सर, प्लीज आप लोग रुक जाइएगा, प्लीज। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीति अपनी तरफ से मैं आपको रोक रहा हूं सर, प्लीज रुक जाइएगा। जिवेश जी मैं समझ गया सर, प्लीज सर थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आप तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, दानिश जी आप भी बुद्धिजीवी हैं, प्लीज रुक जाइएगा। जिवेश जी मैं आपको रोक रहा हूं सर। सर डॉक्टर संजय कुमार, क्योंकि मैं काफी देर तक इन लोगों को सुनता रहा, इनकी अपनी बातें हैं, अपने तर्क हैं, वहां पे अपनी एक मजबूती भी नजर आती है, वहां कमजोरियां भी दिखती हैं, हकीकत भी सामने नजर आते हैं, और हम नागरिकों को सुबह का इंतजार है, सरकार हमारा सूरज है और उस सूरज से ही हम किरणों की उम्मीद रखते हैं। जिस राज्य में इतने पद खाली हो, जिस राज्य में डॉक्टरों की विकट समस्या हो, डॉक्टर रंजीत ने क्लासिफिकेशन करके ये भी बता दिया कि 2100 अस्पताल में से 2000 अस्पताल में से 2100 डॉक्टर हमारे पास सेवा में सहयोग दे रहे हैं सीधे तौर पर, नियमित तौर पर। अब 12 करोड़ की आबादी लगभग जिस राज्य में है, हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सॉरी, आप कुछ करेक्ट कर रहे थे? खैर, तो हम 12 करोड़ नियमित चिकित्सक मैं बतला रहा था कि नियमित चिकित्सक के बारे में। हाँ, मैं नियमित की ही बात कर रहा था सर, जो आप बता रहे थे, और वहीं पर मैं रुका हुआ भी हूं, क्योंकि बिहार की सेहत पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। संभव है कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजों के साथ, चुनौतियों के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो किस रूप में बिहार देखे डॉक्टर संजय कुमार, पहला। दूसरा, कि सरकार की ये लाचारी है, समर्पण है, आत्मसमर्पण कर दिया है सरकार ने, या फिर वो सुबह जल्दी आएगी ऐसा इंतजार करे बिहार? नहीं, दो सवाल हैं और दोनों अलग अलग सवाल हैं जी। सबसे पहली चीज तो ये कि वर्कलोड तो है, चिकित्सकों के ऊपर वर्कलोड तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और खास करके जो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी है यहां। एक एमसीआई का भी एक अपना तलवार लटकते रहता है, मेडिकल कॉलेज जो यहां है। तो जब तक आप मेडिकल कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं बढ़ाएंगे, आप डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा कहां से ये करेंगे? अभी टोटल जो बिहार के जो मेडिकल कॉलेज हैं, अभी इस स्थिति में 1545 या कुछ का डाटा आ रहा है जितना वो एडमिशन ले सकते हैं। सारे मेडिकल कॉलेज, पावापुरी और बेतिया मेडिकल कॉलेज को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो, जबकि सीटों की संख्या 50-50 कहीं कहीं बढ़ाई गई है। तो आप जब तक मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं बढ़ाएंगे और मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर आप नहीं ये कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कुछ डॉक्टरों की जो नियुक्ति है 3000 के करीब, वो सही बात है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर है, और कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी सेवाएं ली जा रही है। उनकी एक अपनी सीमा है, उस सीमा से ज्यादा वो कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग समस्या की बात करते हैं, समाधान पर भी अगर थोड़ा बात करें तो हम लोग का डिबेट फ्रूटफुल होगा। समस्या गिनाना, हम भी समस्या बैठ के बहुत सारा गिना देंगे, डॉक्टर साहब भी समस्या बता रहे हैं और लोग भी समस्या बताएंगे। समाधान क्या होगा? तो समाधान इसी में होगा जब हमारी सीटें बढ़ेंगी और बहुत सारे डॉक्टर, अगर उनको लगता है कि चीजें अनुकूल नहीं है, तो वो वीआरएस ले लेते हैं,
दूसरे राज्यों की सर्विसेज में चले जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग बिहार की लाचारी पर बात कर रहे हैं, बिहार नहीं, ये भारत भी, जो इंडिया है, इसका भी विश्व में 147वां स्थान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और नीति आयोग की रिपोर्ट अगर आई थी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में भी थी कि अगर आप 1.5 जीडीपी पर खर्च करते हैं तो कम से कम जीडीपी का 2.5 खर्च कीजिए। और बिहार को भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप अपने जीडीपी का 8% खर्च कीजिए। छोटा छोटा देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब अपने जीडीपी का 8%, 9%, अमेरिका 10% करता है, छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे आपके पड़ोसी देश हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब अपने जीडीपी का एक अच्छा खर्च करते हैं, तो भाई आपको भी, भारत को भी अपने जीडीपी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट उस पर खर्च करना होगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सरकार के पास जो भी साधन संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। मामला जाके वहीं फंसता है कि जब एमसीआई की टीम इंस्पेक्शन में आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता। और एक डॉक्टर रंजीत की एक बात से मैं सहमत हूं कि ये कह रहे थे कि चीजें ब्यूरोक्रेसी में फंसती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सत्ता जिनकी भी रही हो, कोई सरकार नहीं चाहेगी, कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारी छीछा लेदर हो। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जब उसमें पेट फंसाते हैं तो न चिकित्सक कुछ कर पाते हैं और न सत्ता और सरकार कुछ कर पाती है। और वही एमसीआई जब आती है तो पीजी का सीट देने का मामला हो, सीटों का बढ़ाने का मामला हो, वो रोक देती है कि नहीं, हम तो जब तक आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं करेंगे। उसके बाद पैरा मेडिकल का सीट, तो भाई नर्सिंग कॉलेज कौन स्टार्ट करेगा? रेडियोलॉजी के लिए बहुत सारी जगह चीजें हैं ही नहीं, एक एक्सरे मशीन रखी हुई है, टेक्नीशियन नहीं है। तो जितने भी पैरा, और बाकी तो सीटी स्कैन और एमआरआई तो छोड़ दीजिए, और कोबाल्ट मशीन पर काम करने की बात, ये तो छोटी सी चीज में भी पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है। तो मैं कहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, आपको किसी भी कीमत पर अपना जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्वास्थ्य पर और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। और ठीक बात है कि बीपीएससी से जब बहाली हो रही थी तो काफी देर हो रही थी, सरकार ने दिया था बीपीएससी को, लेकिन 4 साल 5 साल पर नियुक्ति हो ही नहीं पा रही थी। ठीक है, अब एक टेक्निकल सेल अलग बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग। ठीक, मैं समझ गया सर। और अब मैं डॉक्टर रंजीत से एक बयान ले लेता हूं। होती है, लेकिन हाँ नियुक्ति होनी। ठीक सर, मैं समझ गया। डॉक्टर रंजीत, एकदम टू द पॉइंट बताइएगा कि मान लीजिए कि आज सरकार एक विज्ञापन निकालती है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियमित सेवा के लिए, बहाली के लिए, तो क्या वाकई डॉक्टर टर्नअप नहीं होंगे? देखिए, 2 तरीके के हमारे यहां हैं जी। एक तो है जीडीएमओ और दूसरे हैं स्पेशलिस्ट। तो सरकार के द्वारा इतनी कम राशि दी जा रही है, वेतनमान दिया जा रहा है, दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमने शुरू में कहा कि सर्विस कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है यहाँ का। हमारे वेतनमान अभी भी यहाँ पर जो है वो दूसरे जो है ग्रेड के हैं। तो एक तो इनकी वेतन और दूसरी इनकी जो है सर्विस कंडीशन, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी। ये सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कठिनाई है। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति है जो हम लोग फील कर रहे हैं। एक एक करके समझते हैं सर। देखिए, सिक्योरिटी तो एक पार्ट है हमारे यहाँ। सर सुनिए ना, सांत्वना डॉक्टर जी नहीं मिल पा रहा। सर कलेक्टर डॉक्टर को बांध के मारता है। सुनिए ना, बिहार में भोजपुर के, अरे सर मैं समझ रहा हूँ, मैं 4 डॉक्टर को सर तीनों अलग उठवा लिया। दानिश जी प्लीज देखिए, दानिश जी सरकार डॉक्टर्स के पक्ष में खड़ी नहीं रही। अरे सर सुनिए, अरे सर हम आपसे सहमत है, लेकिन जंगल में तबादला कर दिया गया। एक दानिश जी प्लीज, शुरू में ही कहा डॉक्टर जी मुझे मैं बहुत नहीं, डॉक्टर जी सुनिए, लेमैन लैंग्वेज में समझाइए सर। देखिए, हम बहुत तकनीकी आदमी नहीं, हम पत्रकार है, और हम मान के चलते हमारे सम्मानित दर्शक भी जो है ना, व्यवहारिक धरातल पर जो सीरियसली बातें जाती हैं उसको ज्यादा जल्दी वो ग्रहण करते हैं। एकदम साफ साफ बताइए, यदि सरकार जो वेतनमान की बात आप कर रहे हैं, यदि वो वेतनमान उस पैरामीटर पर यदि आ जाए, और आज यदि गवर्नमेंट एक एडवर्टीजमेंट निकाल दे, तमाम जो 57% से ज्यादा डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं उनकी भर्ती के लिए, तो क्या बिहार में डॉक्टरों की बहाली होने में वाकई दिक्कत होगी?
नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी दिक्कत होगी, बस जान बचाएंगे ना बेचारे। अरे दानी जी प्लीज हमको उनसे जवाब करें, ले लीजिए सर, आप लोग सब जगह बोलेंगे, बड़ा दिक्कत है। सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा के लिए जो हम लोग बार बार करें, एक सुरक्षा का माहौल बना दें। ठीक। और दूसरी जो है, अगर ढंग से ये करें, प्रोसेस सही करें, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ठीक करें, ये जैसे हमने कहा स्पेशली एम्पावर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड बना दें, 1 महीने के अंदर हो जाएगी। जीडीएमओ जो का अगर निकाल दिया जाए तो फेरी फेरी में कठिनाई नहीं होगी। बिहार स्वास्थ्य सेवा में आसानी से चिकित्सक मिल जाएंगे, भले जो है मेडिकल कॉलेज में या स्पेशलिस्ट में इनको कठिनाई होगी। ठीक। जिवेश जी देखिए, मैं समझ गया सर, मैं इसलिए जो देखिए सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और उनको हम ये बात इसलिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जिवेश जी दरअसल छोटी छोटी बातें हैं और एक बड़ी बातें भी है। छोटी छोटी बातें एक तो वेतनमान को लेकर है, अब बड़ी बातें सिक्योरिटी को लेकर है। जिस राज्य में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम होती है, उस राज्य में डॉक्टरों पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, ये भी सत्य है। अब मरीज के परिजन यदि किन्हीं कारणों से डॉक्टरों को शिकार बनाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। आज चमकी बुखार से जिन बच्चों को बचाया गया है वो डॉक्टर ही थे जिन्होंने बचाया है। बेशक हमारे पास सीमित संसाधन है, बहुत तरह की कमियां थी, लापरवाही बरती गई, लेकिन दिन रात एक करके उन्हीं चिकित्सकों ने उन मासूम गरीब बच्चों को बचाया है। तो ऐसे राज्य में जब एक फॉर्मूला ये हो सकता है तो उसमें अड़चने क्या है जिवेश जी? देखिए, वेतनमान को तो अभी वर्तमान सरकार ने ठीक किया भी है। अभी जो नई बहाली हो रही है उसमें वेतनमान को ठीक किया है। डॉक्टर रंजीत इस बात को ज्यादा बेहतर जान रहे होंगे, और बेहतर करने की जरूरत है तो भाषा के माध्यम से, अन्य माध्यम से एक सुझाव सरकार के पास आनी चाहिए। सरकार हम समझते हैं कि उसमें कहीं पीछे जाने वाली नहीं है। जो बिहार के राज्य के हित में, स्वास्थ्य सेवा के हित में जो भी कदम होगा वर्तमान सरकार उठाने के लिए तैयार है। ठीक। और दूसरा विषय था सुरक्षा का, तो सुरक्षा को लेकर के ये सरकार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है और थोड़ी जागरूकता भी पैदा करने की जरूरत है। कई बार मरीज के परिजन के द्वारा जो व्यवहार अभी कुछ दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उनका वो कौन लोग थे, किस परिस्थिति में वो वैसी स्थिति उत्पन्न हुई, और बिहार की सरकार ने अभी जितने मेडिकल कॉलेज हैं और वार्ड है वहां सुरक्षा गार्ड भी बहाल करने का काम किया है। तो हम दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। और कोई नया सुझाव आएगा तो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी और उस दिशा में काम करेगी। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। दानिश जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं देना चाहता हूं, रिजवान साहब ने 2004 का डाटा पेश किया था कि कितना उस समय डॉक्टर थे, कितनी वैकेंसी थी, तो इनको जानकारी है। वैसे स्मार्ट लोग हैं, ये जानते होंगे जरूर, बताना नहीं चाहते हैं। 5 गुना 2004 से 2019 में एपीएचसी की संख्या बढ़ी है, स्वास्थ्य उपकेंद्र की संख्या बढ़ी है और संचालित है जैसे तैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र एएनएम की बदौलत, जीएनएम की बदौलत, रोटेशन में डॉक्टर की बदौलत संचालित है। इसलिए उस समय की रिपोर्ट और आज के रिपोर्ट की तुलना में अगर हम देखेंगे तो 5 गुना स्टाफ भी। नहीं जिवेश जी, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है भाई। हमने देखिए उस हिसाब से बिहार सरकार ने सही कह रहे हैं आप, कवर किया है चीजों को, बहुत कुछ किया भी है। सरकार कृत संकल्पित है। ठीक सर, डॉक्टर दानिश जी आ रहा हूँ, प्लीज पीछे मत बोलिएगा, मैं आ रहा हूँ। हम नहीं आने देंगे। ठीक, दानिश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बातें करी हैं। हाँ अच्छा बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ मैं सहमत हूँ। आप सहमत है ना? ठीक। देखिए क्या है ना कि उन्होंने कहा कि अस्पताल ज्यादा बना दिए, मतलब उन्होंने सिर्फ इसको अस्पताल का बिल्डिंग बना दिया, इसका मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं कि पूरी बात तो सुना नहीं इन्होंने, लगता है। अब सुन लीजिए, मैंने कहा संचालित है स्वास्थ्य उपकेंद्र एपीएचसी नेपाल में डॉक्टर के रोटेशन पर चालू है। आप गलत उत्तर नहीं दिया करें, इसलिए मुझे बीच में टपकना पड़ता है। एक रिपोर्ट में दिखाओ आप लोगों को। मैं बिहार में कुदरत में जो इनको स्मार्ट बनाया है सर, बिहार सुन लिया है, दानिश जी सुने ना सुने, बिहार सुन लिया है और दानिश जी को भी बिहार सुन रहा है। ज्ञान के आधार पर प्रयास करेंगे तो क्या फायदा है? आप दोनों बोल रहे हैं एक साथ, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ सर, एक दरभंगा की रिपोर्ट देख लीजिए, वो भी थोड़ी चिंताजनक है। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चमकी बुखार से बच्चों की मौत मामले में बिहार सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य का विषय है, बात तो सही है, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट।
फिर भी केंद्र ने राज्य सरकार की सहायता और मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। इनमें एक्सपर्ट और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराए जाने के अलावा प्रचार और प्रसार शामिल है। केंद्र ने बताया है कि केंद्र सरकार से धन के साथ 1 वर्ष में एसकेएमसीएच में 100 बिस्तर वाले बाल चिकित्सा आईसीयू का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में 5 वायरोलॉजी लैब बनेगी। इसके अलावा 10 बिस्तर वाले बाल चिकित्सा आईसीयू राज्य के हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस घटना की जड़ तक जाने के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन का भी फैसला किया है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये थोड़ी चिंता बढ़ाती है, चिंतन का विषय भी है। ये भी सोचना होगा कि ऐसे में मुकम्मल सुबह आखिर कैसे आएगी। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में पिछले 1 महीने में, मात्र 1 महीने में 50 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन को भी हिलाकर रख दिया है। इसे लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन प्रसाद ने विभागाध्यक्ष से जवाब तलब किया है और पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर इन मौतों की वजह क्या है, क्या इलाज में कोई कोताही बरती जा रही है या कोई अन्य बात है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में मृत्यु दर कम करने के लिए यूनिसेफ की भी मदद मिलती रही है, बावजूद उसके बढ़ते मौत का आंकड़ा चिंता का विषय है। मृत्यु ज्यादा हुई है, ये चिंता का विषय है और इस पर मैं एचओडी को और भी यूनिट इंचार्ज सबको मैं खबर किया हूँ कि उसके बारे में बताएं वो बच्चा किस डिजीज से मरा, उसकी डायग्नोसिस क्या हुई और कोई ऐसी कमी भी तो नहीं रह गई इसके इलाज में, इसकी भी हमको सूचना दी क्यों और इसका दर क्या था, इसका मृत्यु दर क्या था, ये भी हमें दे, क्योंकि यूनिसेफ ने बहुत कुछ मदद की है इसको करने के बावजूद अगर इस तरह की बात होती है तो ऐसा ठीक नहीं है। डॉक्टर रंजीत, इन मौत की वजह क्या रही होगी? 50 बच्चे 1 महीने में, शिशु उसकी मौत। मैं सुन नहीं पा रहा। डॉक्टर रंजीत, दरभंगा में पिछले 1 महीने में 50 बच्चों की जानें चली गई। ये खबर आपके पास थी क्या? डॉक्टर रंजीत, हमारी आवाज आ रही है आप तक? लेकिन चूंकि अस्पताल हैं, हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूं सर कि ये जो डीएमसीएच को देख नहीं पाया था। एनीवे, डीएमसीएच में दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बीते 1 महीने में कुल 30 दिन में 50 बच्चों की मौत हो गई है। इस चिंता गहराती जा रही है साहब। कि अगर देखें अभी के समय में तो ये जो आपको एईएस हो गए या फिर दूसरे जो बीमारियां हो गई जो बढ़ी हैं, काफी बढ़ी हैं और कहीं न कहीं जो है इसमें जिस प्रकार से प्रिवेंटिव होना चाहिए था, प्रिवेंटिव नहीं हो पाया। अस्पतालों में आने के बाद ये एईएस का मामला नहीं है। से आए होंगे नहीं सर, ये एईएस का मामला नहीं है सर, ये एईएस का मामला नहीं है। इसके इतर 50 मौत हुई है दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नन्हे मासूम बच्चों की। मुख्य रूप से जो दरभंगा है वो मिथिलांचल के बीच का वो अस्पताल है और दूर दूर से वहां जो पेशेंट आ रहे हैं तो पहले जो है नेपाल के बॉर्डर से आ रहे हैं या दूसरे जगह से आ रहे हैं। अस्पताल पहुंचने में काफी विलंब होता है और वहां पर जब आ रहे हैं उतना विलंब से आ रहे हैं, इसके चलते हो रहा है कि समय पर नहीं वो पहुंच पाए, जिसके चलते डेथ हुआ। नहीं, ठीक है, मैं अभी रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुद चिंता जता रहे हैं और यूनिसेफ के तमाम गाइडलाइंस के बावजूद, जो प्रयास हो रहे हैं उसके बावजूद मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको लेकर वो स्वयं बहुत चिंतित हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है, देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है, फिर उसके बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी। तो डॉक्टर संजय कुमार, डीएमसीएच भी चिंता बढ़ा रहा है और देखिए ना, मासूम नन्हे बच्चे ही मर रहे हैं खासकर हॉस्पिटल में, और इन दिनों तो लगता है अजीब सी स्थिति हो गई है। 50 मौत, 50 जाने।
बिल्कुल। एक चीज पहले मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर रंजीत बता रहे थे, मेरी एक दिन बात हो रही थी, डॉक्टर अजय कुमार वो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और एथिक्स कमेटी के भी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के वो अभी अध्यक्ष हैं। तो जो उन्होंने मुझे जानकारी दी उसमें उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि केरला जो स्वास्थ्य में बेहतर है, कर्नाटक जो स्वास्थ्य में बेहतर है, तो बिहार के जो मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक हैं उनके वेतनमान कहे कि उनके कंपैरिजन में यहां अच्छे हैं। जो उन्होंने बताया कि अगर मेडिकल कॉलेज के को देखा जाए वो साउथ के मेडिकल कॉलेजेस की अपेक्षा तो इनके वेतनमान ज्यादा अच्छे हैं। तो वेतनमान अगर इनके अच्छे हैं तो वहां पर हम सरकार पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेतनमान तो जब उन राज्यों से बेहतर सरकार यहां दे रही है तो यह गुड साइन है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण बात कि अगर एक महीने में 50 बच्चे आते, कारण जो हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि लेट से उनका आना कारण रहा हो या जो भी कारण रहा हो या उनका इम्यूनिटी बिक रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम हमारा उनको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है उस इलाके को जहां से बच्चे इतनी संख्या में आ रहे हैं। और काउजेज को तो डायग्नोज करना होगा कि अगर उस इलाके से बच्चे आ रहे हैं, कारण ठीक है 2 बच्चे 4 बच्चे लेट से आए उनकी मौत हो गई, लेकिन अगर 50-50 की संख्या में बच्चे एक महीना में आए और उनकी मौत हो रही है तो फिर हम लोग बाल मृत्यु दर को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि बाल मृत्यु दर को कंट्रोल करना भी एक हमारे लिए चैलेंज है। और वो डीएमसीएच हो या डीएमसीएच के साथ जुड़ी हुई बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उसके सामने तो एक चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करना होगा, कहीं ना कहीं से उस चुनौती से आगे निकलनी होगी। ठीक। जीवेश जी, दरअसल दरभंगा थोड़ा परेशान कर दिया ये रिपोर्ट। वाकई हम सब परेशान होते हैं ऐसी रिपोर्ट से, और हमारा हेल्थ सिस्टम कहां पर खड़ा है ये इसी से पता चल जाता है। और डॉक्टर स्वयं चिंतित हैं। डॉक्टर तो अपने हिसाब से, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी मरीज की जान चली जाए। उसके लिए डॉक्टर सबसे ज्यादा केयरिंग अप्रोच के साथ वो ख्याल रखते हैं मरीजों का। तो फिर भी इतनी जाने जा रही हैं सर, हमको नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता तो है। इसमें कोई संदेह नहीं है संजय जी। मैं तो शुरू में कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत है राजनीतिक मानसिकता को छोड़ते हुए, सड़क पर हंगामा करने से ज्यादा जरूरत है बैठकर आपस में सुझाव लाना और सुझाव का इंप्लीमेंट कैसे हो इस पर विचार करना। कोई पक्ष है या कोई विपक्ष है तो इसी बिहार का, इसी बिहार का नेता है जो इस बिहार को चला रहा है, या पक्ष हो या विपक्ष हो। तो आपस में बैठकर क्या सुझाव हो सकता है। और मूल रूप से मैंने शुरू में ही चिंता जाहिर करते हुए एक विषय रखा आपके सामने, आपने उसको कितना महत्व दिया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सबके जड़ में अगर जाकर देखें तो डॉक्टरों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, और जब तक हम इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक त्वरित मेडिकेशन प्रारंभ नहीं कर सकते। सर हमने पूरे महत्व देते हुए इन बातों को रखा है, लेकिन वो कमी कौन दूर करेगा सर? इसलिए सरकार ही करेगी ना वो कमी को दूर। नहीं, हम करेंगे ना, लेकिन विषय की गंभीरता मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर की उपलब्धता, और संजय जी डॉक्टर एक साल में नहीं बनते हैं। आज सीनियर इतने हैं बिहार में, ये तो कोई आज का आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन 14 वर्ष से नीतीश जी इस राज्य को चला रहे हैं और 14 वर्ष कम नहीं होते हैं डॉक्टर की उपलब्धता के लिए साहब। इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। मैं फिलहाल तो 14 वर्ष अब तो उपलब्ध करा रहे हैं ना। ठीक सर, हम तो सिस्टम बना के वैकेंसी निकाल के बहाल करने जा रहे हैं। चलिए सारे सिस्टम को दुरुस्त करने जा रहे हैं। माफी चाहते हुए रोक रहा हूं सर, क्योंकि समय की पाबंदी है, हमें यहीं पे कार्यक्रम को संपन्न करना होगा। जीवेश जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीत आपका, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बहुत धन्यवाद दानिश जी आपका, बहुत धन्यवाद संजय कुमार जी आपका। तो स्वास्थ्य का तो यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने तस्वीर रख दी है कि हम कहां पर खड़े हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कितनी चिंताजनक स्थिति है। वो सुबह कब आएगी इसका ठोस जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इंतजार करते हैं, क्योंकि अंधेरा जब बहुत गहरा होगा तभी सुबह आएगी। लगता है अभी बिहार में अंधेरा गहरा हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार अभी प्रयास कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है, और सरकार इस मामले में सजग है,
ऐसा भी सरकार का कहना है। सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है, ऐसा भी सरकार का कहना है। आप सम्मानित दर्शक बुद्धिजीवी हैं, परिपक्व हैं, बेहतर समझते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।